हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये भी देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। उन सब फैक्टर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रॉल्स लॉ। हालांकि ये रॉल्स लॉ ये भी वेपर प्रेशर पर ही बेस्ड है और इसी कारण हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रॉल्स लॉ। लेकिन रॉल्स लॉ को जानने से पहले हमें थोड़ा सा रिकैप करना होगा किसके बारे में, हेनरीज लॉ के बारे में। ठीक है, अब आप कहिएगा कि आखिर हम पढ़ रहे हैं रॉल्स लॉ, फिर हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस क्यों करना। ठीक है, क्योंकि हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ को जब आप एक साथ अगर स्टडी कीजिएगा तो इन दोनों के बीच आपके पास क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं अबाउट हेनरीज लॉ। ठीक है, उसके बाद आपको हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में, तब आपको चीजें जो है अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ विद हेनरीज लॉ। अब देखिए, अब कह रहे हैं हेनरीज लॉ। हमारा हेनरीज लॉ कहता क्या है। हालांकि हेनरीज लॉ के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जानना है कि हमारा हेनरीज लॉ कहता क्या है। हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, हमारा हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas, ठीक है, on the surface of the liquid। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas in liquid, ठीक है, on the surface of that liquid। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, हेनरीज लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर solubility को अगर हम S से इंडिकेट करें, अगर सॉल्युबिलिटी को अगर हम S से इंडिकेट करें तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसको। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस इज डिसॉल्व इन यूनिट सॉल्यूशन at the constant temperature। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि amount of the substance this is dissolved in unit solvent for making a saturated solution at constant temperature, that is called the solubility। उससे हम solubility का नाम देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर solubility किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर solubility जो डिपेंड कर रहा है वो amount of substance पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, amount of substance जो डिसॉल्व हो रहा है यूनिट सॉल्वेंट में, ठीक है, फॉर मेकिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सोचिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम कौन सा सॉलिड कौन सा ले रहे हैं, गैस है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रहा है यूनिट सॉल्वेंट में, ठीक है, उसका अमाउंट सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो कह रहा है उसके अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यानी अगर कहा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड, तो हम कह सकते हैं उसी प्रकार की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा फॉर मेकिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, उस है ना उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो अब सोचिए ये क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी होगा। तो अब कह रहा है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो इसे कहते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा। ठीक, अब सोचिए, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि चूंकि नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इन लिक्विड निकाला जाए तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वेट इन ग्राम ऑफ द गैस अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास अपॉन मोलर मास। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वेट इन ग्राम। यानी अगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी यहाँ नंबर ऑफ मोल जो है वो डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आ रहा है। तो जब यहाँ पर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस m है तो हम जानते हैं ये जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसके प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब हम ये भी जानते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स है इसको कंपेयर कर लिए, जब नंबर ऑफ मोल्स इसको कंपेयर किए तो हम ये भी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक रेशियो। किसका रेशियो, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जितना ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द लिक्विड जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड का क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैस होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी कारण कह सकते हैं यहाँ पर कि इस नंबर ऑफ मोल के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है ना। तो इस रिलेशन को किसके द्वारा दिया गया था, हेनरीज के द्वारा दिया गया था। इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। अब कह रहे हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाए तो इसको हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, हम किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट है और इनटू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, चलिए, इसलिए अगर कहा जाए कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/k इनटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जब k एक कांस्टेंट है, जब k कांस्टेंट है तो इसका 1/k वैल्यू भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, है ना। इसका 1/k वैल्यू भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही वैल्यू होगा। तो इसी कारण इस कांस्टेंट को 1/k को हेनरीज ने हेनरीज कांस्टेंट का नाम दिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यानी हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट और इनटू क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हेनरीज ने एक इक्वेशन दिया। ठीक है, हेनरीज ने एक इक्वेशन दिया, क्या रिलेशन दिया था, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं kh into x, kh into x, और इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आप ये कहिएगा कि आखिर हम रॉल्स लॉ को जानने से पहले हेनरीज लॉ के बारे में क्यों जानें। ठीक है, तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये आपका क्या है, हेनरीज लॉ है। ठीक है, ये आपका हेनरीज लॉ है, लेकिन रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ क्या 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 कहता है कि P जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी यहाँ भी जो पार्शियल प्रेशर है ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर सेम चीज है। अब अगर आपको दोनों सेम चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है हमको ये जानना है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आ गया आपने। ठीक है, अब इसी कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो P क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब कह रहा है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, P नॉट और इनटू क्या हो रहा है, x, P नॉट इनटू x। अब ये आपका क्या है, ये आपका रॉल्ट लॉ है। ठीक है, रॉल्ट लॉ ने ये एक रिलेशन दिया, जबकि हेनरीज ने ये एक रिलेशन दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, kh के प्लेस पर इन्होंने क्या पुट किया, P नॉट पुट किया। अब ये जानना है यहाँ पर भी P नॉट क्या है और रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, रॉल्ट लॉ क्या करता है। इनका स्टेटमेंट तो हम जानते हैं, लेकिन रॉल्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट होता है, अब इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, उसके बाद हम ये जानना है कि आखिर यहाँ पर P नॉट का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि आखिर रॉल्ट लॉ ने क्या कहा। रॉल्ट ने क्या कहा, ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पर द पार्शियल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर exerted by a gas or vapor, exerted by a gas or vapor for any volatile liquids, volatile substances कर देते हैं, for any volatile substances। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस और वेपर, जो किसी गैस और वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। ठीक है, कहां एक्सर्ट किया जाता है ना, एक्सर्टेड कहां पर एक्सर्ट किया जाता है, तो कह रहे हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और वेपर, किसका, तो फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंसेस, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस of the liquid, on the surface of the liquid is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction of the liquid, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज रॉल्ट लॉ, इसे हम क्या कहते हैं, रॉल्ट लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा रॉल्ट लॉ क्या कहता है, रॉल्ट लॉ के अनुसार द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और वेपर फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंसेस on the surface of the liquid is directly proportional to the mole fraction of the liquid। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रॉल्ट लॉ, इसे हम क्या कहते हैं, रॉल्ट लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, तो रॉल्ट लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि P क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है, वो किसके लिए है, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए, के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान दें, तो कह रहा है कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ले लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ दैट वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी को हम रॉल्ट लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये भी जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो रॉल्ट ने यहाँ पे क्या किया, एक कांस्टेंट P नॉट का यूज किया। ठीक है, P नॉट का यूज किया। अब यहाँ पर ये जानना है कि आखिर यहाँ पर P नॉट क्या है, आखिर यहाँ पर P नॉट क्या है। तो P नॉट का मतलब क्या हो गया, P नॉट का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर किया गया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट का ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्योर कंपोनेंट होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसे कांस्टेंट होगा ये बता रहे हैं। तो अभी याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका वैल्यू भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्योर कंपोनेंट है। उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। इसी कारण इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, P नॉट का यूज किया। तो P नॉट यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, P नॉट इंडिकेट कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, इस प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को यहाँ पर हम P नॉट के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जानना है यहाँ पर कि आखिर यहाँ P नॉट हम क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। इसे समझने के लिए क्या कर रहे हैं, बीकर लेते हैं। ठीक, अब इस बीकर में हम जानते हैं यहाँ पर एक सॉल्वेंट होगा, और इस सॉल्वेंट में क्या है, दो सॉल्यूट यहाँ पर क्या डिसॉल्व है, सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2। ठीक है, ये डिसॉल्व है। मान लेते हैं कि दोनों क्या यहाँ पर वोलेटाइल इन नेचर है, ये क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है, ये दोनों क्या है, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है ना, वोलेटाइल नेचर के बारे में हम जानते हैं कि जो क्या होता है, इसको हीट करें तो वो बाहर के निकल जाता है, उड़ जाता है ना, उसको कहते हैं वोलेटाइल नेचर। तो
आपका दिया है कि सपोज करते हैं यहाँ पर एक कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में क्या है सॉलिड 1 और सॉलिड 2 क्या है डिसॉल्व है, ठीक। अब सोचिए जब ये डिसॉल्व है, जब ये डिसॉल्व है, ठीक है, जब ये डिसॉल्व है तो जब डिसॉल्व है, डिसॉल्व होने पर इसको हीट करेंगे तो हम जानते हैं ये भी क्या होगा वेपराइज होगा, ये भी क्या होगा वेपराइज होगा, यानी दोनों मिलकर क्या करेगा यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या करेगा, दोनों मिलकर यहाँ पर वेपर है ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक। अब सोचिए कि जब दोनों मिलकर यहाँ पर है ना यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, दोनों मिलकर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तो अगर पार्टिकुलर बात किया जाए, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल सॉलिड की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल सॉलिड की बात की जाए तो अब सोचिए यहाँ पर दो सबस्टेंस है, दो वोलेटाइल लिक्विड है, यहाँ पर दो वोलेटाइल सॉलिड मिला हुआ है इसमें। अब इस दो वोलेटाइल में अगर हम किसी पार्टिकुलर सॉलिड की बात की जाए, किसी इंडिविजुअल सॉलिड की बात की जाए तो एक इंडिविजुअल यानी सॉलिड एक के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हम क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर कहेंगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉलिड 1, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉलिड 1 का नाम देते हैं। उसी प्रकार अगर मान लें सॉलिड 2 के द्वारा अगर खाली प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, केवल हम बात करें सॉलिड 2, सॉलिड 2 के द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड 2, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, ठीक है, अगर कह रहे हैं कि हम किसी एक सॉलिड की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर कह रहे हैं कि हम इसे अगर इंडिविजुअली अगर हम बात करें सॉलिड 2 की तो इसके द्वारा केवल लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर जो होगा वो क्या कहलाएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ सॉलिड 2 कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 की बात की जाए पार्शियली है ना इंडिविजुअली अगर पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया गया है सॉलिड 1 के द्वारा तो हम उसको क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड 1 का नाम देते हैं, ठीक है, 1 का नाम देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसी कारण हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर का यूज कहां पर कर रहे हैं जब एक से ज्यादा सॉलिड यहाँ पर क्या है मौजूद है, ठीक है, जब कह रहे हैं यहाँ पर क्या होगा सॉल्वेंट में क्या है एक से ज्यादा सॉलिड मौजूद है, ठीक है। तो हम बात करें क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इसके द्वारा भी होगा, इसके द्वारा भी होगा, दोनों के द्वारा होगा, ठीक है, दोनों के द्वारा होगा। इसी कारण जो है इसी कारण से इंडिविजुअली के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट ग्रुप में क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पर KH का यूज कर रहे थे, इन्होंने KH का यूज किया। यहाँ पर KH का यूज किस लिए किया जा रहा है, ठीक है, केवल एक इंडिविजुअली को शो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पार्शियल प्रेशर इंडिकेट किया रहा है वो किसी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल नहीं बल्कि मिक्सिंग के लिए किया रहा है, ठीक है। उसमें पार्शियल प्रेशर किसका, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, जबकि यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर किसी वोलेटाइल सब्सटेंसेस का, और वो वोलेटाइल सब्सटेंस यहाँ पर क्या है कोई लिक्विड हम लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो रॉड्स लॉ जो है रॉड्स लॉ किसी वोलेटाइल सब्सटेंसेस में किसी सॉलिड और किसी लिक्विड का यूज कर रहा है। गैस का यूज इन्होंने नहीं किया, गैस का यूज गैस इन लिक्विड डिसॉल्व किसने किया तो हेनरीज ने किया, जबकि रॉड्स ने क्या किया केवल लिक्विड और सॉलिड वोलेटाइल सॉलिड है ना वोलेटाइल लिक्विड या नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन सब का जो है इन्होंने यूज किया, यानी इन्होंने किसका यूज किया सॉलिड और लिक्विड का यूज किया, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का यूज किया, ठीक है, जबकि गैस का यूज इन लिक्विड इन्होंने हेनरीज ने किया, ठीक है, हाँ, इस कारण इन्होंने क्या किया KH का यूज किया, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या P नॉट का यूज किया था, PA नॉट क्या है अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आया, ठीक है। कि अगर हम खाली सॉलिड 1 के द्वारा लगाए गए प्रेशर की बात करें तो उसे क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड 1 कहेंगे। अगर केवल सॉलिड 2 के द्वारा लगाए गए प्रेशर की बात करें तो उसे क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड 2 का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, अब अगर कहा जा रहा है कि ये जो लिक्विड है ये जो आपका सॉल्वेंट है, अब इस सॉल्वेंट में केवल एक ही सॉलिड मौजूद है, केवल एक ही सॉलिड मौजूद है और वो सॉलिड क्या है वोलेटाइल, ठीक है, ये सॉलिड क्या है वोलेटाइल। अब जब ये सॉलिड वोलेटाइल होगा, इसको हीट करने पर ये सॉलिड क्या होगा पूरी तरह से वेपर में चल जाएगा, गैस में चल जाएगा, वेपर में चल जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल हो जाएगा। अब वोलेटाइल होने के बाद ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जो एक्सर्ट करेगा,
ठीक है, वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? केवल इस सॉलिड के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड यहाँ पर क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है। यानी यहाँ पर जो वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर में जो कन्वर्सन हो रहा है, केवल इस लिक्विड का हो रहा है ना, केवल इस लिक्विड का क्या हो रहा है? कन्वर्सन हो रहा है वेपर में। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो प्योरली है ना, केवल सॉलिड 1 के द्वारा हो रहा होगा। ठीक है, सॉलिड 1 जो वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि इसमें केवल सॉलिड 1 ही डिसॉल्व है वोलेटाइल लिक्विड ग्रुप में, और तो कोई डिसॉल्व है नहीं। ठीक है, तो इसलिए कारण यहाँ पर जो वेपराइजेशन होगा वो सिर्फ सॉलिड 1 का होगा, कि सॉलिड 1 पूरी तरह से क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, और उसी का वेपर क्या होगा? वेपर प्रेशर ग्रुप में एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्योर वेपर प्रेशर है ना, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर है ना, वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो क्या होगा? प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी कारण हम क्या करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं? यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही लिक्विड है, तो इसको आप पार्शियल प्रेशर, तो इसमें एक ही होगा, एक ही कंपोनेंट है, इसको टोटल प्रेशर क्या देंगे इसका। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का नाम देते हैं इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल सॉलिड 1 ही यूज किया गया है, सॉलिड 1 ही केवल क्या हो रहा है? यहाँ पर वोलेटाइल हो रहा है, यही वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होकर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो यहाँ एक्सर्ट हो रहा है वो सिर्फ इस लिक्विड के द्वारा हो रहा है, इस सॉलिड के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या करते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, और इसी को इंडिकेट करने के लिए हम पी नॉट का यूज करते हैं। ठीक, अब सोचिए, अब यहाँ पर जो हमारे सॉलिड है, अब यहाँ पर जो सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉलिड क्या हो गया? वेपर में चेंज हो गया, प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट किया। तो अब सोचिए यहाँ पर केवल एक ही सब्सटेंसेस है, यहाँ पर केवल एक ही सॉलिड है, और वो सॉलिड वोलेटाइल है, वोलेटाइल होने के बाद वेपर में चेंज हुआ और उसके बाद प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है? कि जितना प्रेशर यहाँ एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर क्या है? इसके द्वारा एक्सर्ट हो रहा है, जो क्या होगा? प्योर कंपोनेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा मिला हुआ नहीं है, तो जो भी प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा वो इसके द्वारा किया जा रहा होगा, और इसके द्वारा किया गया प्रेशर हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इसके द्वारा हो रहा है खाली। ठीक है ना, अगर मेरे पास 10 रुपया तो मेरे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो मेरा है। 5 भी रुपया है तो वो मेरा है। ठीक है, वो क्या मेरे लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अब कर रहे हैं कि जो भी प्रेशर इसके द्वारा एक्सर्ट हो रहा है तो वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी ये हमको पता चल रहा है कि इसके द्वारा इतना ही प्रेशर हमेशा एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबस्टेंस सेम है। ठीक है, क्योंकि यही सबस्टेंस अगर हम दूसरे कंटेनर में लेंगे, ठीक है, सेम कंटेनर में उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी कारण हम यहाँ पर इस कांस्टेंट प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए पी नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या रीड करते हैं? ये आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, इसको इंडिकेट करने के लिए पी नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, इसी कारण जो है रॉल्स लॉ ने क्या कहा? इसी कारण रॉल्स लॉ ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट। यानी यहां पर एक क्या हो गया? कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, इसलिए तो पीए क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। ठीक है, एक्सए, जहां एक्सए क्या हो गया? एक इसको इंडिकेट कर रहा है वोलेटाइल कंपोनेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ये क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहां पर कि पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट क्या होगा? वेपर प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होगा किसका? किसी इंडिविजुअल लिक्विड का। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर पीए इज इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट इंटू एक्सए। इसी को हम क्या कहते हैं? रॉल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, रॉल्स लॉ के नाम से जानते हैं। हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है,
ठीक है, चूंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, और इस सॉल्यूशन चैप्टर में आपने केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट क्या होता है, मिला होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट केवल मिला होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। वैसा सॉल्यूशन जो केवल दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस रॉड्स में क्या बाइनरी सॉल्यूशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइनरी सॉल्यूशन के लिए किसका किसका यूज किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड को क्या क्या मिक्स किया, ठीक है, और मिक्स करने के बाद इसका टोटल वेपर प्रेशर इन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो जब बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, दो कंपोनेंट के रूप में दोनों वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इन्होंने टोटल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया, ठीक है। हाँ, तो एक केस तो ये बनता है कि दोनों इन्होंने क्या किया, दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों क्या वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और अभी मैंने क्या बताया था कि रॉल्स ने क्या कि किसका किसका यूज किया, लिक्विड और सॉलिड का यूज किया, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों लिक्विड जो है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों जो है उन्होंने क्या किया, टू वोलेटाइल लिक्विड का यूज किया, दोनों वोलेटाइल ले लिया, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है कि एक आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, एक क्या आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है, मिक्स इन वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक आपका क्या था, दोनों क्या था, वोलेटाइल लिक्विड था, दोनों वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर था, और एक क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, जबकि दूसरा क्या है, मिक्स, है ना, दूसरा क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। यानी इसका मतलब नॉन वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम वोलेटाइल लिक्विड में डिसॉल्व किए। मानते हैं शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर ग्रुप में चेंज होगा, मतलब वोलेटाइल होगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड क्या होगा, जो शुगर होगा वो शुगर क्या होगा, वोलेटाइल होगा, वेपर में चेंज होगा, नहीं होगा। तो मतलब शुगर यहाँ पर क्या हो गया, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया, ठीक है। और इसी कारण जो है, इसी कारण हम शुगर और लिक्विड को, शुगर और वाटर को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर जो होता है वो वोलेटाइल नेचर होता है, वेपर ग्रुप में बाहर निकल गया, ठीक है, जबकि शुगर जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, और इसी कारण वो क्या था, कंटेनर में ही लेफ्ट रहता है, इसी कारण जो इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं टू वोलेटाइल लिक्विड्स का, तो केस 1 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, अब इन्होंने क्या किया, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड का यूज किया, टू वोलेटाइल लिक्विड, ठीक। अब सोचिए, अगर मान लेते हैं यहां पर, ये जो कंपोनेंट है, ये जो बीकर है ना, इस बीकर में क्या है, इस बीकर में, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड क्या है, ए है, और दूसरा क्या होगा, मान लेते हैं बी है, ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, बी है। अब सोचिए दोनों क्या है, वोलेटाइल, ये दोनों क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। अगर केवल हम एक की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू रॉड लॉ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ए, तो हम कहते हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, F से, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड है, और हम क्या कहते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स से कह सकते हैं, ठीक है, किसके लिए, तो फोर कंपोनेंट ए के लिए, फोर वोलेटाइल लिक्विड ए के लिए,
ठीक है, अगर इसका हम इंडिविजुअली कैलकुलेशन करें तो। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम केवल b की बात करें, केवल b की बात करें तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा xb, जहां b क्या हो गया वोलेटाइल लिक्विड b, यानी अंदर कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट दूसरा वोलेटाइल लिक्विड क्या है b है। तो अगर खाली हम b की बात करें, b की बात करें तो हम कहते हैं pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा xb, और इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर pb इज इक्वल टू pv p नॉट इनटू क्या हो जाएगा xb। ठीक है, p नॉट इनटू xb। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब सोचिए यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिक्स है। ठीक है, दोनों में एक दूसरे से मिक्स है, इसलिए अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, इसलिए अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, ठीक है, टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर Pt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर Pa प्लस क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर Pv। ठीक है, फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या करता है, इज द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए Pt इज इक्वल टू क्या होगा Pa प्लस Pv, Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pv, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि Pt इज इक्वल टू, इसलिए Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pv, और Pa के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 और ये क्या होगा इक्वेशन 2। तो Pa का वैल्यू हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इससे पुट करते हैं, पुट करने पर हम क्या करेंगे देखिए हो जाएगा आपका Pa नॉट P नॉट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा करते हैं इसको Pa नॉट और इसको Pb नॉट। ठीक है, अब ध्यान दें क्यों, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों अलग अलग है ना, तो इसलिए यहाँ जाएगा Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू x और ये Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इनटू x। ठीक है, अब ध्यान दें, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि Pt इज इक्वल टू क्या होगा Pa नॉट इनटू क्या हो जाएगा x नॉट। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर Pb नॉट इनटू क्या हो जाएगा xb। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि Pt इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू x प्लस Pb नॉट इनटू xb। ठीक है, चलिए ये एक रिलेशन आपका आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है आपका। अब ध्यान दीजिए, अब सोचिए, तो जब यहाँ पर एक रिलेशन आया हम ये भी जानते हैं यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर करें कि बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो अब इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। ठीक है, XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, और XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XA, XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XA हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसलिए हम कहते हैं PT इज इक्वल टू, इसमें PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Pa नॉट इनटू XA प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा Pb नॉट इनटू XB, और XB के प्लेस पर 1 माइनस हम XA पुट कर सकते हैं, 1 माइनस XA हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या गेट करेंगे, Pt इज इक्वल टू, बहुत दूर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो Pt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर Pa नॉट इनटू क्या हो जाएगा XA प्लस, आप देखिए तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा Pb नॉट माइनस Pb नॉट इनटू XA। ठीक है, Pb नॉट इनटू XA। ठीक है, अब देखें, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि Pt इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखो तो क्या आ रहा है मेरा Pa नॉट इनटू XA माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर Pb नॉट इनटू XA, और प्लस मेरा क्या आ जाएगा प्लस Pb नॉट, प्लस Pb नॉट, और इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि Pt इज इक्वल टू
Pt इज इक्वल टू एक्स ए, अगर कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स ए, एक्स से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा मेरा पी बी नॉट, पी बी नॉट। यानी ये आपका क्या होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो टोटल प्रेशर होगा किसका हो गया, जब दो वोलेटाइल लिक्विड को हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में मिक्स करते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, तो Pt इज इक्वल टू यार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस क्या हो जाएगा पी बी नॉट, ठीक है। यानी ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा किसके लिए, तो जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो, जब दो वोलेटाइल लिक्विड को किसी कंटेनर में मिक्स किया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है एक ग्राफ की बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, उस ग्राफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम मानते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका जो ग्राफ आता है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या ग्राफ आता है इसका, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, और उसी प्रकार पी बी इज इक्वल टू हम जानते हैं पी बी नॉट इंटू क्या होता है, एक्स बी होता है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 ले रहे हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपका फार्मूला है, ये जो आपका रिलेशन है वो किस पर बेस्ड है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, c यहाँ पर 0, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी इसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक ही ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ देखिए, ये आपका दिया हुआ है एक ग्राफ हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है पी ए, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू यहां दिया है पी ए नॉट इनटू एक्स, ठीक है। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन से बात करें, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन से बात करें तो ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर हम यहां पर एक्स ए, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, यहां पर ये दिया हुआ है पी ए पार्शियल प्रेशर, ये आपका दिया हुआ है एक्स ए, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है एक्स, ये आपका क्या दिया हुआ है एक्स बी, ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर पी, ठीक है। दोनों को हम क्या किए, ये पी ए का हो गया, ये आपका पी बी का, ठीक है। हम दोनों क्या किए, सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, अगर यहाँ पर एक्स ए, अगर एक्स ए इक्वल टू 0 हो जाए, एक्स इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है 0 है, ऑरिजिन ये 0, ठीक है, ये आपका क्या है 0.0, ये आपका क्या है, ठीक है। उसी प्रकार इसके लिए एक्स ए, ये एक्स ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका 0 है, और ये एक्स बी के लिए यहाँ पर 0 है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स बी के लिए 0 है, ये एक्स ए के लिए 0 है, ठीक है। ये एक्स बी के लिए ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स ए के लिए ओरिजिन पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर एक्स ए इक्वल टू 0 होगा, एक्स ए इक्वल टू 0 होगा, तो हम कहते हैं पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए नॉट, ठीक है, पी ए नॉट। और अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर एक्स ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए, अगर एक्स ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो पी ए, अगर एक्स ए यहाँ इक्वल टू 0 तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स ए का वैल्यू यहाँ पर 0 लिख ले, 0 पुट करें, तो यहाँ पी ए इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि 0 इंटू पी ए नॉट इक्वल टू 0। उसी प्रकार अगर यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, एक्स ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ देखो तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए नॉट, पी इज इक्वल टू पी ए नॉट। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक्स बी इक्वल टू 0, देन पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर कहा यहाँ पर कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, देन पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर कहना है यहाँ पर कि एक्स ए, अगर एक्स ए इक्वल टू 0 है,
x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर x इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 यहाँ पर। ठीक है, x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x इक्वल टू 1। अब जब ये x इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू 1 तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा PA नॉट, है ना, PA इक्वल टू PA नॉट। तो PA तो मेरा यहाँ पर है, PA तो मेरा इस, है ना, क्योंकि इस लाइन पर है, इस बाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या होगा PA नॉट, PA नॉट, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू mx, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, देखिए यहां से y इज इक्वल टू mx। ठीक है, जब करें x इज इक्वल टू a तो उस कंडीशन में PA बराबर PA नॉट होता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा PA इज इक्वल टू PA नॉट। ठीक है, ये क्या होगा PA नॉट, है ना, ध्यान दीजिए इतना। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार अगर कर रहे हैं यहां पर कि x यहां दिया हुआ है आपका कि x भी इक्वल टू 0, x भी इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा x भी इक्वल टू 0, तो आपका क्या होगा p भी इक्वल टू 0। और अगर x भी इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर x भी इक्वल टू 1 लिया जाए, ठीक है, तो p भी इक्वल टू क्या हो जाएगा p भी नॉट, p भी इक्वल टू p भी नॉट। ठीक है, यानी क्या आएगा यहाँ पर p भी इक्वल टू p भी नॉट हो जाएगा। तो अब सोचिए यहाँ पर p भी इक्वल टू p भी नॉट, यानी ये क्या होगा आपका p भी नॉट। ठीक है, यानी ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x भी इक्वल टू 1 तो p भी इक्वल टू क्या रहेगा मेरा p भी नॉट होगा। ठीक है, अब सोचिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इस कंडीशन में इक्वेशन थर्ड से, ये इक्वेशन 1 से कैलकुलेट किया, इक्वेशन 2 से कैलकुलेट किया, अब अगर इक्वेशन 3 से कैलकुलेट किया जाए तो ध्यान दीजिए, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए, x इक्वल टू 0 हो जाए, तो जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 तो पूरा 0, यानी टोटल प्रेशर जो हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा PV नॉट हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा PV नॉट हो जाएगा, PD इज इक्वल। और उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है, अगर उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x इक्वल टू यहाँ पर 0 है। ठीक है, x इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 जब आ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 पुट करने पर देखिए पूरा 0, अब पूरा जो 0 होगा PT इज इक्वल टू क्या होगा P भी नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब अगर यहाँ पर x के प्लेस पर अगर हम पुट कर दे 1 माइनस xb और 1 माइनस xb पुट कर, अगर हम यहाँ पर xb इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो PT इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा PA नॉट हो जाएगा। ठीक है, PA नॉट। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PA नॉट हो जाएगा। यानी जब x भी इक्वल टू 0 होगा तो PT इज इक्वल टू PA नॉट, यानी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो PB नॉट नहीं होगा, PA नॉट होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू 0 है तो PT इज इक्वल टू PB नॉट, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा आपका PB नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका PB नॉट। ठीक है, यानी अब ये आपका क्या हो रहा है, एक ग्राफ इंडिकेट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो यानी यहाँ पर हम क्या करना है, अगर हमें निकालना हो, क्योंकि हम जानते हैं PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, PA प्लस PB। ठीक है, तो अब करना है यहाँ पर PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहाँ देखिए मेरा टोटल प्रेशर तो मेरा ये आ गया, x भी इक्वल टू 0 को PT इज इक्वल टू PA नॉट, तो ये होगा PT। ये टोटल प्रेशर क्या है, ये भी टोटल यही है ना, यानी x से पर क्या होगा PB नॉट, x से पर क्या होगा PB नॉट। अब ये PB नॉट और ये PA नॉट दोनों को जोड़ देने से मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा टोटल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे होगा इतना, x इक्वल टू 0 पर हम जानते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर P इक्वल टू 0। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पर P इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या है, ये मेरा क्या जाएगा टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, ये मेरा टोटल प्रेशर होगा, समझ आया। और ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर PA x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू क्या होता है, PA इज इक्वल टू PA नॉट इनटू x, और ये आपका क्या निकल जाएगा PB, तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, PB इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं, ये आपका क्या होगा PA इज इक्वल टू PA नॉट इनटू x, और ये आपका क्या हो जाएगा PB इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं PB इज इक्वल टू PB नॉट इनटू x। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपका टोटल गया था, हम कहते हैं टोटल प्रेशर को हम कैलकुलेट किए, ग्राफ से कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए था, हम कह सकते हैं जब दो वोलेटाइल लिक्विड को अगर मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर मिलेगा कितना कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये कैलकुलेट किया गया रॉड्स के द्वारा, हाँ रॉड्स के द्वारा, ठीक है। तो रॉड का क्या स्टेटमेंट था, तो हम जानते हैं PA इज इक्वल टू क्या, PA नॉट इनटू x है। उसी प्रकार PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर, हाँ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट इनटू x है और PB इज इक्वल टू PB नॉट इनटू x, ठीक है। ये आपका क्या है, रॉड्स लॉ। अब रॉड्स लॉ का जो सेकंड कंडीशन है कि जब हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड और एक वोलेटाइल लिक्विड का यूज करेंगे, ठीक है। यानी जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है वोलेटाइल लिक्विड में, तब प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेंगे, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।